श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सभी को सर्वश्रेष्ठ एवं निशुल्क शिक्षा मिले। जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 11-12 बोर्ड वाले हैं उनको इस एकेडमी से बहुत ही बेनिफिट होगा। यूट्यूब पे कुछ कॉमन बातें जो कि आप जानते ही हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का वो आप करते रहें। आइए तो आज हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में भी 12 का सबसे दमदार टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस लेते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस में भी आज हम सबसे पहले रुख करेंगे जीन रेगुलेशन एंड लेक ऑपेरॉन का, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए तो साहब आज शुरू करते हैं जीन रेगुलेशन एंड लेक ऑपेरॉन। सबसे पहले बात करेंगे हम जीन रेगुलेशन की और जीन रेगुलेशन की फॉर्म की। दो फॉर्म है जनरल। अगर बात करें तो जीन या तो एक्सप्रेस हो सकता है या जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। हम दोनों कंडीशन का डिटेल से बात करेंगे। अगर जीन एक्सप्रेस हुआ तो क्या होगा, जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ तो क्या होगा। सपोज कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है, उसका मतलब वो जीन अपना प्रोटीन बना रहा है, वो अपना एंजाइम बना रहा है और बॉडी के किसी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे में अपना रोल प्ले कर रहा है। मैक्सिमम एंजाइम जो भी है वो मैक्सिमम प्रोटीन ही है। तो जीन एक्सप्रेस हो रहा है यानी कि वो जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना रहा है। एमआरएनए पे राइबोसोम बाइंड होगा, उससे वो ट्रांसलेशन करेगा और वो प्रोटीन बनाएगा। यानी कि सिंपल बोलें तो जीन एक्सप्रेस हो रहा है। जीन एक्सप्रेस हो रहा है यानी कि जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना रहा है और एमआरएनए पे राइबोसोम बाइंड होता है, उससे वो ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन बॉडी के किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में काम आ सकता है, जो कि बॉडी के किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में अपना रोल देगा। दूसरे फॉर्म की बात करते हैं साहब। दूसरे फॉर्म में जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है मतलब जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है, यानी कि जीन एमआरएनए नहीं बना रहा है। जीन एमआरएनए नहीं बना रहा है यानी कि उस पर जब एमआरएनए ही नहीं बन रहा है तो ना तो उस पर राइबोसोम बाइंड होगा, ना एमआरएनए है, ना ट्रांसलेशन होगा, ना प्रोटीन बनेगा। यानी कि ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। यानी कि हम दो फॉर्म की बात कर लिए। सिंपल सुनिएगा, या तो जीन एक्सप्रेस होगा या जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर जीन एक्सप्रेस हुआ तो वो प्रोटीन बनाएगा और जीन अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। जीन साहब अगर एक्सप्रेस होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन एंजाइम है जो कि बॉडी के किसी भी मेटाबॉलिक फंक्शन में अपना रोल प्ले कर सकता है। दूसरा फॉर्मेट की हम बात करें, जीन एक्सप्रेस ही नहीं हुआ यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं किया, ट्रांसलेशन ही नहीं किया, प्रोटीन ही नहीं बनाया, यानी कि जीन ऑफ है। इसके बाद हम जीन के दो और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की बात करेंगे। एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, मार्केट में इसका नाम हाउसकीपिंग जीन भी है। दूसरा होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, मार्केट में इसका दूसरा नाम लग्जरी जीन और स्मार्ट जीन है। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन पे, हाउसकीपिंग जीन पे। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउसकीपिंग जीन वो है जिस जीन का प्रोडक्ट सेल को हमेशा चाहिए। अगर वो एक सेकेंड के लिए भी बंद हो जाते हैं तो बॉडी के इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउसकीपिंग जीन किसे कहते हैं सुनिएगा। जीन विच आर ऑलवेज रिमेन एक्टिव, ऑलवेज ऑन होगा। द प्रोडक्ट प्रोटीन ऑफ दिस जीन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द सेल।
देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑन या ऑफ। इसके एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, जीन फॉर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीफेज एंजाइम। मतलब सुनिएगा साहब, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउसकीपिंग जीन की हम डिटेल चर्चा करते हैं। जिसकी प्रोडक्ट की जरूरत सेल को हमेशा पड़े। प्रोडक्ट साफ साफ मतलब हो रहा है कि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम को छोड़ दें तो इनके प्रोडक्ट की जरूरत सेल को हमेशा है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हाउसकीपिंग जीन है। जब किसी चीज की जरूरत सेल को हमेशा हो, उसे बंद या स्टार्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए किसी भी तरह की रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। न तो मुझे उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, न मुझे उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा चल रहा है। बॉडी में होने वाले इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीफेज एंजाइम, इसमें होने वाले एंजाइम जो यूज होते हैं वो बॉडी को हमेशा रिक्वायर्ड है। अगर ये एंजाइम बनना बंद हो जाए तो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल ये रुक जाएंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउसकीपिंग जीन उसे कहते हैं जो हमेशा ऑन रहे, ऑलवेज ऑन रहे। जिनके प्रोटीन या प्रोडक्ट की जरूरत सेल को हमेशा पड़े। जब सेल को प्रोटीन और प्रोडक्ट की जरूरत हमेशा पड़ रही है, यानी कि वो हमेशा ऑन है, तो उसके लिए कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। मुझे उसे ना तो ऑन करना पड़ेगा, ना मुझे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा ऑन ही है। आइए साहब दूसरे प्रकार की जीन की बात करते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इसका दूसरा नाम मार्केट में लग्जरी जीन है, और भी कई नाम है, स्मार्ट जीन है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन किसे कहते हैं, इसकी भी बात करते हैं। ऐसे जीन जिसके प्रोटीन प्रोडक्ट की जरूरत सेल को हमेशा नहीं पड़े, किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में उसके प्रोटीन प्रोडक्ट की मुझे रिक्वायर्ड पड़े, मुझे जरूरत पड़े। यानी कि बात साफ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, लग्जरी जीन और स्मार्ट जीन की बात कर रहे हैं। जब इनकी जरूरत पड़ेगा तभी इन्हें चलाएंगे। मतलब ये साफ है कि मुझे इसके रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए रेगुलेशन का मैकेनिज्म होगा, ये ऑन भी होंगे, ये ऑफ भी होंगे। सुनिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन किसे बोले? दिस जीन डू नॉट रिमेन एक्टिव ऑलवेज, दे बिकम एक्टिव व्हेन देयर प्रोटीन प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, सो देयर इट रेगुलेशन मैकेनिज्म। जब बॉडी को इनकी जरूरत पड़ेगी तब ये चलेगा, जब जरूरत नहीं पड़ेगी ये बंद रहेगा। यानी कि इसमें रेगुलेशन मैकेनिज्म की बात होगी, ये ऑन भी होगा, ये ऑफ भी होगा। इसे साहब लग्जरी जीन क्यों बोले, स्मार्ट जीन क्यों बोले हैं? क्योंकि ये जब जरूरत पड़ रहा है तब ये चल रहा है, हमेशा ये नहीं चल रहा है। तो हमने दो प्रकार की बात की जीन की, मेनली कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की। इसके आगे बात करते हैं साहब, जो हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंड्यूसिबल जीन और एक होते हैं रिफ्रेसेबल जीन। तो सुनिएगा, इंड्यूसेबल जीन किसे बोले हैं और रिफ्रेसेबल जीन किसे बोले हैं? जो नॉर्मली ऑफ रहे, जो नॉर्मली ऑफ रहे, किसी के कारण वो ऑन हो, उसे इंड्यूसिबल जीन कहते हैं।
जो नॉर्मली ऑफ रहे, किसी के कारण वो ऑन हो, उसे इंड्यूसिबल जीन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेक ओपेरॉन है। दूसरा रिप्रेसेबल जीन की बात करेंगे, जो नॉर्मली ऑन रहे, जो नॉर्मली ऑन रहे, किसी के कारण पर्टिकुलर टाइम में बंद हो, उसे रिप्रेसेबल जीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ट्रिप्टोफन ओपेरॉन है। हमने नॉन इंड्यूसेबल जीन में दो टाइप पढ़े हैं, इंड्यूसेबल जीन और रिप्रेसेबल जीन। इंड्यूसेबल जीन जो नॉर्मली ऑफ पड़ा रहे, किसी के आने पे ऑन हो, उसे इंड्यूसेबल जीन कहते हैं। और रिप्रेसेबल जीन जो नॉर्मली ऑन रहे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ हो, उसे रिप्रेसेबल जीन कहते हैं। रिप्रेसेबल जीन का एग्जांपल ट्रिप्टोफन ओपेरॉन है और इंड्यूसेबल जीन का ओपेरॉन लेक ओपेरॉन है। आइए साहब, तो बात शुरू करते हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। यानी कि अब जो हम जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोट में पढ़ेंगे, ना कि यूकैरियोट में पढ़ेंगे। जो भी बातें करेंगे वो प्रोकैरियोट के लिए होगा। देखिए, यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन बहुत ही लेवल पे किया जा सकता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे किया जा सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे किया जा सकता है। लेकिन प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन जो मेनली रेगुलेट किया जाता है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे किया जाता है। इन प्रोकैरियोट जीन रेगुलेशन इज मेनली रेगुलेटेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। आइए तो हम जीन रेगुलेशन की बात करेंगे। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय ओपेरॉन मॉडल। प्रोकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन को बताया गया है वो ओपेरॉन मॉडल से बताया गया है, और ओपेरॉन मॉडल जो दिए थे वो जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। जैकब एंड मोनार्ड साहब ने वर्क किया था इकोलाई बैक्टीरिया पे। जैकब और मोनार्ड साहब ने इकोलाई बैक्टीरिया पे अपना वर्क करके ओपेरॉन मॉडल को दिया है। तो आइए तब हम बात करेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा हमारा ओपेरॉन पे। यह भी बात करेंगे कि ओपेरॉन किसे बोलते हैं, ओपेरॉन क्या होता है, उसमें क्या क्या यूनिट होते हैं, उनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ओपेरॉन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, और सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे लेक ओपेरॉन को, क्योंकि एनसीईआरटी भी उन्हीं की बात कर रही है। आइए साहब, तो ओपेरॉन किसे बोलते हैं सुनिएगा। ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एक्ट एज रेगुलेटरी यूनिट इज कॉल्ड ओपेरॉन। बहुत सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, बहुत सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और सब एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह फंक्शन करे, उसे ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन का मतलब देसी में सुनिएगा। जब कोई म्यूजिक बनाया जाता है तो म्यूजिक बनाने के लिए सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। ड्रम भी अच्छा बजना चाहिए, तबला भी अच्छा बजना चाहिए, जो सिंगिंग कर रहा है उससे भी तालमेल होना चाहिए। तो वो सब एक कोऑर्डिनेट होकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को दे रहे हैं। उसी प्रकार एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन मिल करके एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, उसी को वो रेगुलेट कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे जीन मिलकर के एक ही फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ओपेरॉन क्या हो गया? ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एक्ट एज रेगुलेटरी यूनिट इज कॉल्ड ओपेरॉन। ओपेरॉन में इंक्लूड क्या क्या होंगे साहब? एक तो इसमें आपको रेगुलेटर जीन मिलेगा जिसे आई जीन कहते हैं, दूसरा प्रोमोटर जीन मिलेगा, तीसरा ऑपरेटर जीन मिलेगा, चौथा स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा।
एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ओपेरॉन की, तो लेक ओपेरॉन इन इकोलाई, टीआरपी ओपेरॉन, टीआरपी का फुल फॉर्म ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एआरए एरा ओपेरॉन, एरा का फुल फॉर्म एराविनोज ओपेरॉन, वेलिन ओपेरॉन, हिस्टेडीन एपेरॉन। एनसीईआरटी ने सभी का नाम लिखा है शॉर्ट करके, लेक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, लेकिन डिटेल डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने दिया है वो लेक ओपेरॉन पे ही इन्होंने बात किया है। तो ऑब्वियस हम भी लेक ओपेरॉन पे ही डिटेल बात करेंगे और हर साल यहां से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लेक ओपेरॉन इन इकोलाई, हम लेक ओपेरॉन इकोलाई पे पढ़ेंगे। जेकब एंड मोनार्ड साहब ने भी इकोलाई पे ही अपना वर्क करके लेक ओपेरॉन मॉडल को दिया है। सुनिएगा, लेक ओपेरॉन इन इकोलाई, लेक का मतलब होता है लैक्टोज। तो लेक ओपेरॉन इकोलाई में पढ़ते हैं, इट इज रेगुलेशन ऑफ ऑल द जीन दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। सुनिएगा पहले मतलब, फिर हम बात करते हैं। मुझे बॉडी में ग्लूकोज चाहिए होता है, एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज की फॉर्म को यूज करते हैं। तो लैक्टोज का जो मोनोमर होता है, लैक्टोज का मोनोमर है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है। फिर सुनिएगा, लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है। अगर हम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं, लैक्टोज को तोड़ते हैं, तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज भी मोनोमर है, गैलेक्टोज भी मोनोमर है। और हम बॉडी को जो फॉर्म चाहिए एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज होता है, इसलिए मुझे लैक्टोज तोड़ना पड़ता है ताकि मुझे बॉडी को ग्लूकोज मिल सके, और फर्दर बाद में जो गैलेक्टोज है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुनिएगा, जब हमारे पास जीन, अगर जीन हमारा ऑन रहा तो ऑब्वियस है कि वो आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, मतलब एंजाइम बनाएगा। और बीटा गैलेक्टोसाइड को तोड़ने के लिए एंजाइम जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तोड़ देगा, यानी कि लैक्टोज को वो तोड़ देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। अगर वो ग्लूकोज टूटा तो ग्लूकोज से मुझे एनर्जी मिल जाएगा, और जो गैलेक्टोज था वो फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो करके हमें एनर्जी दे देगा। ये तो तब बात हुई जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वो प्रेजेंट था, जीन ऑन था। कंडीशन तो ये भी हो सकता है कि जीन ऑफ रहे। अगर जीन ऑफ रहा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी कि ना ट्रांसलेशन हुआ, ना ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ना एंजाइम बना, ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइड को तोड़ेगा, यानी कि लैक्टोज लैक्टोज के फॉर्म में ही रह जाएगा। इसीलिए मुझे लैक्टोज को तोड़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे तो है नहीं कि मतलब मजे लेने के लिए इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, इसलिए लैक्टोज को तोड़ना पड़ रहा है। और ये भी सुनिएगा, लैक्टोज तब टूटेगा जब बॉडी में ग्लूकोज कम रहे और लैक्टोज ज्यादा रहे, उसी कंडीशन में लैक्टोज टूटेगा। क्योंकि अगर ऑलरेडी उसे ग्लूकोज मिल रहा है तो वो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज क्यों लेगा? अगर डायरेक्ट फॉर्म में बॉडी को ग्लूकोज अवेलेबल हो रहा है तो वो ग्लूकोज को ही लेगा। आइए इन पे भी बात कर ही लेते हैं। भाई साहब कल्चर मीडियम लिए हैं, हम 3 कल्चर मीडियम बनाए हैं, ठीक है। उसमें हमने इकोलाई बैक्टीरिया को भी डाल रखा है। हमारे भाई साहब यहां बैक्टीरिया बैठे हैं, 3 बैक्टीरिया, एक ये तीनों सेल, तीनों बीकर में हमने कल्चर मीडियम भरा हुआ है और तीनों में हमने इकोलाई को डाल रखा है। पहला वाले कल्चर मीडियम में कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है, इस वाले कल्चर मीडियम में ग्लूकोज
भी प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है, यानी कि सिंपल सी बात ये हो गई कि डायरेक्ट हम इकोलाई को ग्लूकोज दे रहे हैं, लैक्टोज नहीं दे रहे हैं, तो इकोलाई को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको लैक्टोज बहुत आराम से मिल रहा है, आराम से बॉडी के अंदर लैक्टोज लेगा, उसे इकोलाई को कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉडी के अंदर उसे ग्लूकोज मिल रहा है, यानी कि इसमें इस मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, यानी कि उसे बॉडी में डायरेक्टली ग्लूकोज ही मिल रहा है, तो और उन्हें ग्लूकोज ही चाहिए था, तो बड़े मजे से वो ग्लूकोज ले रहा है, लैक्टोज है नहीं, तो वो ये वाले जितने भी जीन हैं लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाले, ये वो जीन जो है वो जीन एमआरएनए नहीं बनाएंगे, एमआरएनए नहीं बनाएंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और बनना भी नहीं चाहिए था क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को हम बना करके क्या करेंगे, और डायरेक्टली फॉर्म में हमको ग्लूकोज अवेलेबल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो नहीं बनेगा। पहले वाले केस में इसमें क्या था, ग्लूकोज प्रेजेंट था, लैक्टोज एब्सेंट था, सेल को ग्लूकोज चाहिए था, आराम से ग्लूकोज मिल रहा था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। दूसरे वाले कंडीशन में आइए, दूसरे वाले कंडीशन में हमने क्या किया है, दूसरे वाले कल्चर मीडियम में लैक्टोज को तो प्रेजेंट कर दिया है और ग्लूकोज एब्सेंट कर दिया है। भाई साहब इसके लिए दिक्कत खड़ी हो गई, दिक्कत ये खड़ी हो गई कि बॉडी को यानी कि ई कोलाई सेल को वो ग्लूकोज चाहिए है, और जब तक उन्हें ग्लूकोज नहीं मिलेगा भाई साहब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में ई कोलाई को हर हालात में अगर उसको जिंदा रहना है तो ग्लूकोज चाहिए, यानी कि उसे लैक्टोज तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज टूटेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे, ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी मिल रहा है और गैलेक्टोज फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज उनके काम आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो हमारे जीन है साहब उसे एमआरएनए बनाना पड़ेगा, उसे प्रोटीन बनाना पड़ेगा, यानी कि एंजाइम बनाना पड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना पड़ेगा। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना वो बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ई कोलाई को ग्लूकोज अवेलेबल हो गया, यानी कि इस वाले कंडीशन में मेरा ऑपेरॉन चल रहा है। तीसरे कंडीशन में आइए साहब, तीसरे कंडीशन में क्या किए हैं कि हम ग्लूकोज को भी प्रेजेंट रखे हैं, लैक्टोज को भी प्रेजेंट रखे हैं। तो देखिए जब तक ई कोलाई सेल को बहुत आराम से ग्लूकोज मिल जाएगा तो वो लैक्टोज को तोड़ने नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ग्लूकोज को लेगा, क्योंकि उन्हें ग्लूकोज ही चाहिए। लेकिन साहब एक दिन तो ऐसा आएगा जब कल्चर मीडियम का ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। जिस दिन कल्चर मीडियम का ग्लूकोज खत्म हो जाएगा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, अब उन्हें लैक्टोज ही तोड़ना पड़ेगा, और वो अब लैक्टोज को तोड़ेगा अपने ग्लूकोज के रिक्वायरमेंट के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इनिशियली तो ऑफ रहा और देन ऑन हो गया। ऑफ कब तक रहा, मार्केट में जब तक यानी कि कल्चर मीडियम में जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट था तब तक तो ऑफ रहा, जब ग्लूकोज खत्म हो गया तब उन्हें ऑन होना पड़ा, लैक्टोज को तोड़ना पड़ा, ग्लूकोज के लिए तोड़ना पड़ा। तो इस वाले में इनिशियली तो भाई साहब ऑफ रहेंगे, फिर देन ऑन हो जाएंगे। आइए तो अब हम कंपोनेंट ऑफ लेक ओपेरॉन की बात करते हैं। लेक ओपेरॉन में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप गौर से देखिएगा। पहला वाला जो पी है ये प्रोमोटर है किसका, रेगुलेटर जीन का, ठीक है। आई जो है हमारा ये रेगुलेटर जीन है, ये आई हमारा रेगुलेटर जीन है। आई के बाद जो पी है वो प्रोमोटर जीन है। पी के बाद जो ओ है वो ऑपरेटर जीन है। ओ के बाद जेड वाई ए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है। जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। जो हमारे रेगुलेटर जीन हैं यानी कि जो हमारे आई जीन हैं जो हमारे ये वाले आई जीन जो हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउस कीपिंग जीन।
अब ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होते हैं, हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं, क्योंकि इनकी बात हम पहले कर चुके हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होते हैं, हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं। जिनका प्रोटीन जो हमेशा ऑन रहे, जिसके रिक्वायरमेंट सेल को हमेशा पड़े, यानी कि उसके लिए रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ऑन रहेगा, वो अपना प्रोटीन हमेशा बनाएगा। इसकी बात हम आज ही शुरुआत में कर चुके हैं। जो हमारे आई जीन है, रेगुलेटर जीन है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, इनका नेचर हाउसकीपिंग जीन है, दोनों एक ही बात है। और लैक ऑफ एरॉन इट ऑलवेज सिंथेसाइज एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, यानी कि जैसे हम आपको कह दिए कि रेगुलेटर जीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हाउसकीपिंग जीन है, तो आपके माइंड में ये अपने आप आ जाएगा कि इनके जो प्रोटीन प्रोडक्ट हैं वो ऑलवेज ही बन रहे हैं, इसके लिए कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आई के पहले जो पी है, ये वाला पी, ये इनका प्रोमोटर है, प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। ठीक है, क्योंकि इस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, तो ये फिर आकर के रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर जीन, वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रेगुलेटर जीन के बाद जो पी है, ये प्रोमोटर जीन है। प्रोमोटर जीन के बाद ऑपरेटर जीन है, और ऑपरेटर जीन के बाद पूरा ZYA, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है। अरे सुनिएगा, जो हमारे ऑपरेटर जीन हैं, प्रेजेंट जस्ट बिफोर फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन, ZYA स्ट्रक्चरल जीन है। ZYA ये स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि जेड से जस्ट पहले हमारा ऑपरेटर जीन है, जो प्रेजेंट जस्ट बिफोर फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन। यही ऑपरेटर है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। रेगुलेटर जीन, आई जीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहे थे, वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन पे आकर के बाइंड होंगे। अगर बाइंड होते हैं तो, अगर बाइंड नहीं होते हैं तो नहीं होंगे। इनमें दोनों केस पढ़ेंगे कि वो रिप्रेसर जीन जो है अपने रेगुलेटर प्रोटीन, वो ऑपरेटर जीन पे कब बाइंड होंगे और कब बाइंड नहीं होंगे। स्विच ऑन और ऑफ द ऑपेरॉन। ऑब्वियस, ऑपेरॉन में मेरा रेगुलेशन मैकेनिज्म है, ये कब ऑन होंगे, ये कब ऑफ होंगे, इनकी डिटेल बातें भी करेंगे। आइएगा साहब, 3 स्ट्रक्चरल जीन है हमारे पास, एक है जेड, एक है वाई, एक है ए। सबसे पहले जेड की ही बात कर लेते हैं। जेड जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये बनाते हैं एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इनकी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में वो तोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो वाई जीन है, ये परमिएज बनाते हैं। परमिएज का काम क्या होता है कि ये सेल पे ये परमिबिलिटी को बढ़ाते हैं, लैक्टोज को सेल के अंदर लाते हैं। परमिएज जो है बाहर से पकड़ के सेल के अंदर लैक्टोज लाने का काम परमिएज का है। तो परमिएज क्या करते हैं, इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्टोज सो दैट लैक्टोज में एंटर इनटू द सेल फ्रॉम आउटसाइड। ए जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये ट्रांस एसिटाइलेज है। ट्रांस एसिटाइलेज, इनका क्या काम होता है, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सो एज टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी। ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में इनका काम होता है। एक हम जो ऑपरेटर जीन का जो प्रोमोटर जीन है, जो ओ के पहले है, ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड होते हैं वो सिग्मा फैक्टर के हेल्प से बाइंड होते हैं। तो इनमें सब कुछ क्लियर है। पहला जो पी है वो प्रोमोटर है, किसका, रेगुलेटर जीन का। आई जो है वो रेगुलेटर जीन है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हाउसकीपिंग जीन है। ये हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाते ही रहेंगे। इनका रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड होगा, तो वो ऑपरेटर जीन पे बाइंड होगा। ऑपरेटर से पहले जो प्रोमोटर जीन है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होंगे।
ऑपरेटर जीन जो हैं उनके बाद जो मेरा स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन है। Z क्या बनाएगा? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, Y परमेज बनाएगा और ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। आइए तो हम अब वर्किंग ऑफ लेक ओपेरॉन की बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सुनिएगा, पहला कंडीशन लेते हैं इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि इंड्यूसर हम यहाँ लैक्टोज को कह रहे हैं, यानी कि मेरा जो कल्चर मीडियम है उसमें लैक्टोज नहीं है। अब लैक्टोज नहीं है तो अब देखते हैं कि ओपेरॉन ऑन रहता है या ऑफ रहता है, इनकी बात करते हैं। आप जानते हैं P प्रोमोटर है रिप्रेसर का, फिर I, फिर POZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन है। पहले ही बोल दिए हैं I जीन जो है ये अपना प्रोटीन हमेशा ही बनाएंगे, तो ये ट्रांसक्रिप्शन करके रिप्रेसर mRNA बनाएंगे, फिर ट्रांसलेशन करके एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे। ये हमेशा एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बना रहे हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर साइट पे जाकर के बाइंड हो जाएगा बड़े मजे से। जो है हमारे ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन वो ऑपरेटर से जाकर के यहाँ ये बाइंड हो गया। बाइंड होना भी चाहिए क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं है, इसे रोकता लैक्टोज है और मीडियम में लैक्टोज अब्सेंट है, तो ये यहाँ के बाइंड हो गया। आपको बताए थे ओ से पहले जो P है ये प्रोमोटर है किसका? ऑपरेटर जीन का, और इसी P पे RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड होते हैं। जब आगे रास्ता ही बंद कर दिया गया तो अब प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड नहीं हो पाएंगे। अगर ये बाइंड नहीं हो पाएंगे, यहाँ देखिए ये इस प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड नहीं हो पा रहे हैं। अब ये बाइंड हो ही नहीं पा रहे हैं तो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यानी कि आगे का जितना भी प्रोसेस है स्ट्रक्चरल जीन का, तो यहाँ जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, और ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ तो एंजाइम ही नहीं बनेगा। कोई सा भी एंजाइम नहीं बना, न तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, न परमेज बना, न ट्रांस एसिटाइलेज बना, यानी कि ओपेरॉन ऑप रह गया। ओपेरॉन कब ऑप रहा? जब मेरा लैक्टोज अब्सेंट था, ओपेरॉन ऑप है, ओपेरॉन नहीं चल रहा है। ओबियस बात भी है कि जब लैक्टोज है ही नहीं तो ओपेरॉन चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मुझे लैक्टोज तोड़ने के लिए ही बना रहे हैं, और लैक्टोज है ही नहीं तो किसको तोड़ेंगे। तो वैसे भी ओपेरॉन ऑप रहा। आपको बता ही दिए जो रिप्रेसर बाइंड होता है, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर एंड प्रेजेंट RNA polymerase and prevent RNA polymerase to carry out transcription of structural gene, यानी कि जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर से आकर के यहाँ बाइंड हो जाते हैं। ये ऑपरेटर से आकर के यहाँ जब बाइंड हो गए तो ये RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं हो पाया और आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं चल पाया। दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है कि लैक्टोज को हम प्रेजेंट किए हैं, लैक्टोज को हम मीडियम में प्रेजेंट किए हैं। लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, ये तो आप जानते ही हैं, जो मेरा I जीन है ये हमेशा तो चलेगा ही, ये ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, ट्रांसलेशन भी करेगा, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है बड़े मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये हो गया, ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन था इसे आज कोई रोकने वाला आ गया, कोई पकड़ करके बैठने वाला आ गया, और ये जो इंड्यूसर है ये लैक्टोज है साहब। ये लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज जो हमारे एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बने हैं इसको पकड़ करके इसे इनएक्टिव कर देता है, और इस कदर इनएक्टिव कर देता है कि ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं हो पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि हम लैक्टोज को इंड्यूसर क्यों बोल रहे हैं? लैक्टोज को हम इंड्यूसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लैक्टोज के आने पे ही स्टार्ट होगा, यानी कि लैक्टोज जब आया मीडियम में तो वो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो था उसको पकड़ करके बैठ गया, और जब ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ करके बैठ गया, जो हमारा प्रोमोटर साइड है, प्रोमोटर साइड पे RNA पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा और आगे का पूरा प्रोसेस चल पड़ेगा, यानी कि आगे सब एंजाइम बन जाएगा, यानी कि लैक्टोज ही इसको इंड्यूस किया, इसको इंड्यूसर किया। लेकिन हमारे साइंटिस्ट जब लैब में जाकर के देखे कि इंड्यूसर लैक्टोज ही है या कुछ और भी इंड्यूसर है, तो वो पाए कि जो रियल इंड्यूसर है वो एलोलैक्टोज है। एलोलैक्टोज कुछ नहीं होता है, ये आइसोमर है लैक्टोज का।
एलो लैक्टोज जो है वो आइसोमर है लैक्टोज का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंड्यूसर कौन है तो आप लैक्टोज मारिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रियल इंड्यूसर कौन है तो आप एलो लैक्टोज मारिएगा। देखिए अब हमारा ऑपरेटर साइड पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एकदम खाली ऑपरेटर साइड को बैठने वाला था नहीं आज, वहाँ उसको पकड़ के बैठ गया रिप्रेसर प्रोटीन को। तो जो हमारा पीस जगह है वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आराम से आकर के बाइंड हुआ। आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड हुआ आगे का प्रोसेस जारी कर दिया। ZYA से ट्रांसक्रिप्शन भी करवाया है, ट्रांसलेशन भी करवाया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज भी बनाया है, यानी कि ओपेरॉन को ऑन कर दिया गया। हमारा जो यहाँ पे mRNA बन रहा है, इस mRNA को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, क्योंकि एक ही mRNA एक से ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है। एक तो देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बना रहा है, परमिएज भी बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज भी बना रहा है। तो ऐसे mRNA जो एक से ज़्यादा प्रोटीन को बनाए, एक mRNA, उसे पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। एक सुनिएगा, NCERT ने प्रोमोटर के जस्ट बगल में एक कैप साइट होता है। कैप साइट क्या करता है, कैप साइट पे जब आकर के साइक्लिक AMP CAP कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराने में हेल्प करता है। वैसे NCERT ने बोला है कैप साइट के बारे में, साइक्लिक AMP CAP कॉम्प्लेक्स के बारे में कि ये आपके लेवल से ऊपर का है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इनकी बात फिर हम आगे करेंगे जब पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन की बात करेंगे, तो उस टाइम पे भी हम इसकी बात करेंगे कैप साइट की और साइक्लिक CAMP और CAP कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ तक की बात हो गई कि अगर लैक्टोज मतलब मीडियम में प्रेजेंट है तो ओपेरॉन ऑन है, सब कुछ चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं, सुनिएगा साहब। लेग ओपेरॉन जो है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, यानी कि नॉर्मली ऑफ रहते हैं, लैक्टोज के आने पे यानी कि इंड्यूसर के आने पे वो ऑन होते हैं। इंड्यूसेबल की हम बात पहले भी कर चुके हैं। ये कैटाबॉलिक पाथवे है, यानी कि यहाँ टूट रहा है, जो कोई चीज़ टूट रहा है, यानी कि लैक्टोज मेरा टूट रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है। इंड्यूसर आपसे पूछेगा तो इंड्यूसर में आप लैक्टोज मारिएगा, अगर रियल इंड्यूसर पूछे तो ये एलो लैक्टोज है। अब साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है, जिस समय मेरा ओपेरॉन ऑफ था, जिस समय मेरा ओपेरॉन ऑफ था उस समय तो हमारे पास कोई एंजाइम बचा ही नहीं, कोई एंजाइम है ही नहीं। और फिर जिस समय मीडियम में, कल्चर मीडियम में लैक्टोज आ गया, और लैक्टोज आ गया, आप वहां पढ़े थे वाई का काम बनाना परमिएज है। ZYA में, ZYA स्ट्रक्चरल जीन में आप पढ़े थे वाई जीन का काम बनाना परमिएज है। और परमिएज क्या करते हैं कि बाहर से लैक्टोज को पकड़ करके अंदर लाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अभी मेरा ओपेरॉन ऑन हुआ है साहब, अभी अभी मेरा ओपेरॉन ऑन हुआ है, लैक्टोज जो है वो बाहर पड़ा है, सेल इकोलाई वो अंदर में है। तो आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइए कि मेरा जब ओपेरॉन ऑन है तो बाहर कल्चर मीडियम में पड़े लैक्टोज को सेल के अंदर कौन लाएगा? मेरा सवाल आपको समझ में आया? जब ओपेरॉन ऑन था तो उस समय ZYA का आपने फंक्शन पढ़ा कि Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे हैं, Y का जो है परमिएज बना रहे हैं, A ट्रांसएसिटाइलेज बना रहे हैं, सबका आपने काम भी पढ़ा। Y का काम आपने पढ़ा कि ये परमिएज है, बाहर से लैक्टोज को पकड़ के सेल के अंदर लाता है। अरे वो तो तब लाता है ना जब वो काम कर रहा है, जब वो चल रहा है। लेकिन अभी अभी तुरंत मेरा ओपेरॉन स्टार्ट ही हो रहा है, यानी कि बाहर लैक्टोज जो है मेरा वो पड़ा हुआ है और अंदर इकोलाई को लैक्टोज चाहिए। तो बताइए कि परमिएज कहां से आएगा जो लैक्टोज को पकड़ के अंदर लाएगा? तो सुनिएगा साहब, इसके बारे में NCERT ने बात की है। निकालिएगा NCERT बायो 12 पत्ता नंबर 117,
पहला पैराग्राफ के 5वें लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है, ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। फिर सुनिएगा लाइन क्या बोला है एनसीईआरटी ने, ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। मतलब लेक ओपेरॉन का बहुत कम लेवल हमेशा सेल में चलते रहता है, यानी कि 100% में बात करें तो 0.1% या 1% लेक ओपेरॉन हमेशा चलते रहता है, यानी कि इतना परमेज सेल में प्रेजेंट रहता है कि बाहर आए लैक्टोज को वो सेल के अंदर कर देगा और आगे का ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। आइए इसके आगे स्पेशल पॉइंट में और बात करते हैं। लेक ओपेरॉन शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन, यानी कि लेक ओपेरॉन जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करेंगे और नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेशन किसे कहते हैं और नेगेटिव रेगुलेशन किसे कहते हैं। आइए साहब, तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन पे। कोई भी चीज, एनीथिंग, अगर डीएनए से जाकर के बाइंड हो जाए और वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे तो वो नेगेटिव रेगुलेशन होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। आपने देखा ही था कि रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर से बाइंड हो जा रहे थे तो वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ रोक दे रहे थे। When anything regulatory protein bind to DNA and stop transcription, it's called negative regulation. Example, regulation of repressor protein. आइए पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करते हैं। एनीथिंग, जब वो डीएनए से बाइंड हो जाए और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए वो पॉजिटिव रेगुलेशन है। इसका एग्जांपल है रेगुलेशन बाय कैप प्रोटीन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। एनसीईआरटी ने बोला है कि ये आपके लेवल से बियॉन्ड है, इनका डिस्कशन आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। समझिए, जब कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन अकेले रहते हैं, जब कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन अकेले खाली पड़े रहते हैं तो वो साहब इनएक्टिव रहते हैं। जब वो खाली है ना तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, एक रिलेशन और सुनिएगा। ग्लूकोज में और साइक्लिक एएमपी में एक रिलेशन होता है इनवर्स का। इनवर्स का रिलेशन मतलब अगर एक ज्यादा तो दूसरा कम, दूसरा कम तो एक ज्यादा। इसमें कंडीशन क्या है, अगर ग्लूकोज कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया यानी कि साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो गया। आप देख रहे हैं कि यहां साइक्लिक एएमपी, ये जो है साइक्लिक एएमपी यहां ज्यादा हो गया। ग्लूकोज कम यानी कि साइक्लिक एएमपी ज्यादा। ठीक है, अब क्या होता है, जब साइक्लिक एएमपी ज्यादा होता है ना मार्केट में, यानी कि सेल में जब साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो गया तो वो मेरा जो इनएक्टिव पड़ा हुआ था कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी जाकर के कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। और जैसे ही साइक्लिक एएमपी कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड हुआ तो वो एक्टिव हो जाता है। और इसका जो साइट है ये प्रोमोटर के जस्ट आगे कैप साइट है और ये आकर के कैप साइट पे आकर के बैठ गया। अब साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक एएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स जब कैप साइट पे आकर के बैठ गया तो सुनिएगा, जो साइक्लिक एएमपी और कैप और आरएनए पॉलीमरेज में गहरी दोस्ती है, बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है। यानी कि ये अगर यहां बैठ गया, साइक्लिक एएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स आकर के कैप साइट पे बैठ गया तो वो आरएनए पॉलीमरेज को घींचा हुआ लेते आएगा कि चल तू भी, तुझे प्रोमोटर पे बैठना है, तुझे आगे का काम प्रोसीड करना है, यानी कि एंजाइम बनाना है। तो जैसे ही साहब साइक्लिक एएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स आकर के कैप साइट पे बैठते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज को खींच के प्रोमोटर पे बैठा देते हैं। यानी कि इनके, आप क्या समझ रहे हैं, साइक्लिक एएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स में के बैठते ही प्रोमोटर बैठा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चल गया। ऐसे रेगुलेशन को हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। हाँ, तो ये हमारी बात जीन रेगुलेशन एंड लेक ओपेरॉन की साहब पूरी हुई। इनके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये तो आप जानते ही हैं
श्री गणेश गौरी शंकर RV एकेडमी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें।